हेलो दोस्तों, आपका एसएससी ऑफिसर मेकर में स्वागत है। आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। इस सेट में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है √4 + √144। तो इस प्रश्न में क्या करना है, पहले जो अंडर रूट दिया है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 144 किसका अंडर रूट होता है? 12 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो 12 लिख दिया हमने। अभी ये 4 था, फिर बाहर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, 12 + 4 कितना होता है? 16। 16 का अंडर रूट, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक है, तो इस 4 क्या होगा? इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं a और b 13 और 17 के अनुपात में हैं। यदि a में 15% की वृद्धि की जाती है और b में 30% की वृद्धि की जाती है तो a से b का नया अनुपात क्या होगा? हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो पहले a और b किस किस अनुपात में दिए गए हैं? 13 और 17 के अनुपात में दिए गए हैं। उसके बाद बोला है a में 15% की वृद्धि की जाती है। 15, तो 100 में अगर हम 15% बढ़ा देंगे तो 115 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 115 लिख देंगे। ठीक है, और b में 30% की वृद्धि की जाती है, तो 100 में अगर हम 30% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो देखो अब क्या करेंगे, 13 और 15 को गुणा कर देंगे। 13 और 115 को गुणा करेंगे, ये अनुपात में है ना, तो ये इनके डिवाइड में नीचे आ जाएंगे। तो डिवाइड में क्या होगा? 13 और 130, 13 गुणा 130 और a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 13 एकम 13, 0 आ गया। 13 एकम 13 कर दिया, यहाँ पर 10 आ गया। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 दिया 15, 23 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो 23 और 17 गुणा 2, तो 23 डिवाइडेड बाय 17 दूनी 34। तो a और अनुपात b का क्या आया है? a और b का अनुपात आया है 23:34। ये इसका नया अनुपात आया, तो 23:34, ऑप्शन सी ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 5 और 3 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ a और b का घोल है। जब 10 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और b की समान मात्रा से प्रतिस्थापित किया जाता है तो बर्तन में a और b का अनुपात 10 और 11 हो जाता है। बर्तन में घोल की मात्रा ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a और b दिया गया है। ठीक है, इनका रेशो क्या है? 5 और 3। इसमें से 10 लीटर जो है वो निकाल लिया गया है, जिससे इनके जो रेशो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बोला है जो 10 लीटर निकाला है ना, वो उसे b में मिला दिया है। ठीक है, तो b में कोई चेंज हुआ है, लेकिन जो a है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनका रेशो बदल के क्या आ गया? 10 और 11, लेकिन a में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने 10 लीटर जो है b में मिलाया है। ठीक है, तो a में समान आना चाहिए, यहाँ भी दोनों बराबर होने चाहिए, 10-10। ठीक है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 1 से कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ बराबर हो गया। b में कितना बदलाव हुआ है? 6 से 11 हो गया। ठीक है, तो मतलब 5 का बदलाव हुआ है। 6 और 5 11 होता है। ठीक है, इनका डिफरेंस, तो 5 का बदलाव जो है किसके बराबर है? 10 लीटर मिलाया गया था, तो 1 का बदलाव 2 लीटर। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि बर्तन में घोल की मात्रा ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो कितनी मात्रा है? अब 10 और 11 थी ना, तो 10 और 11 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 21। 1 लीटर, एक जो अनुपात है किसके बराबर है? 2 लीटर के, तो 21 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 21 दूनी कितना होता है? 42। तो बर्तन में अब घोल की मात्रा लीटर में कितनी है? 42 लीटर, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 3 घंटे में समाप्त करते हैं। ए उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है, बी उस काम को 6 घंटे में पूरा करता है। अकेले सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ए, बी, सी तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तो उन्हें 3 घंटे लगते हैं उस काम को पूरा करने में। अगर ए अकेले करेगा तो उसे 8 घंटे लगेंगे, बी अगर अकेले करेगा तो उसे 6 घंटे में लगेंगे। ठीक है, सी का हमें पता नहीं है कि सी को कितने टाइम लगेगा, तो हमें ये पता लगाना है कि सी को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा।
तो यहाँ पर बताया गया है ABC जो है उस काम को कितने घंटे में पूरा करते हैं, 3 घंटे में, ठीक है। A करेगा अगर उस काम को तो कितने देर में करेगा, 8 घंटे में। B अगर काम करेगा तो उसे 6 घंटे में पूरा करेगा। तो अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा इनका एलसीएम, तो 8 सबसे बड़ा है इनमें से, 8 दूनी 16, 16 तीनों से डिवाइड नहीं होगा ना, तो 8 या 24, 24 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 24 इनका एलसीएम निकल के आया, ठीक है। तो देखो 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। ABC जो है एक काम को एक दिन में 8 काम करते हैं, A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। ये निकल के आ गया है। तो देखो अब ABC ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। A एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, ठीक है। B एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, ठीक है। C का हमें पता नहीं है एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। तो देखो 4 3 7, 7 अब इधर चले जाएंगे तो 8 में से 7 घटा देंगे तो C एक दिन में कितना काम करता है, 1। तो पूरा काम है कितना, 24। और जो C है एक दिन में 1 काम करता है, तो वो 24 का जो काम है पूरे कितने दिन में करेगा, 24 को अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24। तो C जो है उस पूरे काम को 24 घंटे में करेगा। तो ऑप्शन A जो है इसका सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप A, B और C द्वारा भर जाता है। पाइप C B से 2 गुना तेज है और पाइप B A से 3 गुना तेज है। पाइप A अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो पहले इनकी जो है रेशो ज्ञात कर लेते हैं, AB BC ABC, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है जो C है वो B से 2 गुना तेज है, C जो है B से 2 गुना तेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है जो पाइप B है वो A से 3 गुना तेज है, B A से 3 गुना तेज है, ठीक है। तो इनकी रेशो क्या निकल कर आएगी, अब इनको उल्टा n करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसे 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब इन दोनों की करेंगे एक दूसरे से गुणा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो ये क्या है, इनकी रेशो निकल कर आ गई है। अब हमें पता लगाना है कि कुल काम है कितना, ठीक है। टोटल काम, कुल काम है कितना, देखो ये जो है ABC एक दिन में ये A 1 काम करता है, B 3 काम करता है और C 6 काम करता है, ठीक है। और जब चारों काम करते हैं तो 4 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो 4 गुणा इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 3 + 6, तो 6 3 9 और 1 10, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो कुल काम है कितना, 40। और A जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, ठीक है। तो A के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, कुल काम 40 है, एक दिन में A कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 40 को 1 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 40। तो पाइप A अगर अकेले टैंक भरेगा तो कितना टाइम लगेगा उसे, 40 घंटे। तो ऑप्शन B जो है सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, x का मान क्या है, हमें x का मान पता करना है कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि 25% ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ 500 प्लस x% ऑफ 90 बराबर है किसके, 30% ऑफ 900। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला है 25% किसका, 480 का, फिर जमा 30% किसका, 500 का, ठीक है। फिर बोला है x% किसका, 90 का, ठीक है, बराबर है किसके, 35% ऑफ किसका, 900 इधर लिख देते हैं। तो देखो 25% कितना होता है, 1/4, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 के नीचे 100 आएगा ना, तो 25 1/4 होता है। 1/4 को गुणा करेंगे किससे, 480 से। फिर 30%, यहाँ पर 30/100 हो जाएगा, गुणा, ये कैलकुलेशन आपको मन में करनी है जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो x% मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए धीरे धीरे कर कर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। x/100 गुणा 90 इक्वल टू 35/100 गुणा 900, ठीक है। ये 900 है यहाँ पर। तो देखो 4
को इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 120 आ गया। 120 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120। ठीक है, 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो 3 पंजे 15, 150 हो गया। तो जमा 150 इक्वल, जहाँ जमा आएगा, ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 9x डिवाइडेड बाय 10 आएगा। ठीक है, बराबर में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5, वहाँ से लगे 4, 9 तिया 27, 28 29 30 31, 315 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों कितना होंगे, 150 और 120 कितना होता है, 270। इसे इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45। तो यहाँ पर 9x डिवाइड बाय 10 कितना बचेगा, 45। ठीक है, अब x इधर ही रहने देंगे, बराबर में 45 गुणा, ये 9/10 था, इधर जाके ये पलट जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दाम 50। तो 50 इसकी जो x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 50। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, 50। अगला प्रश्न है, एक संख्या को पहले 30% से बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है और इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला है पहले 30% संख्या में वृद्धि की जाती है। ठीक है, 30% कितना होगा, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 3/10 हो गया। ठीक है, तो पहले संख्या कितनी थी, 10 थी, फिर कितनी हो गई, 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितनी, 13 हो गई। ठीक है, उसके बाद बोला है 25% फिर कम कर दिया जाता है, तो 25% कितना होता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो पहले संख्या 4 थी। ठीक है, फिर 4 में 1 कम कर दी तो कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर बोला है इसके बाद पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है। 25% कितना होता है, 1/4। पहले कम किया था तो 4 से 3 कर दिया था, अब बढ़ाया है तो अब टोटल संख्या 4 है, फिर 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 4 और 5 हो गई। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो कटेगा काट देंगे। ठीक है, और कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर 32 आया। 13 तिया कितना होता है, 39। तो इसमें बोला है कितनी वृद्धि या कमी हुई है, हमें ये पता लगाना है। पहले 32 थी, अब 39 हो गई है, तो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 7 की। किस में हुई है, 32 में, गुणा 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 अट्ठे 32 होता है, 100 को गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो फिर अब कितना आएगा, 25 सत्ते कितना होता है, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, को इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, इधर 1 जाएगा तो 8 एकम 8, फिर 8 निम 63, तो 21.9। यहाँ पर बोला है निकटतम पूर्णांक में, तो 21.9 कितना होगा, 22% के बराबर। तो 22% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 22% इंक्रीज यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 6% पर निवेशित राशि कितनी है, मतलब 6% पर उसने कितना पैसा निवेश किया था, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो इनका अनुपात दर क्या है, किस दर पे दिए हैं इन्होंने, 3, 4 और 6% पर। ठीक है, अनुपात दर, ठीक है, कितना है, 3, 4 और 6% पर। ठीक है, अब हम ब्याज का अनुपात निकालेंगे, ब्याज का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1/3, 1/4 और 1/6, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। अब इन तीनों को 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12 होगा, ये 4 तिया 12 होगा, अगर यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक है, ये इनका ब्याज का अनुपात निकल कर आ गया है। तो अब देखो 4x + 3x + 2x। ठीक है, कितनी हमें कितना पैसा निवेश किया हमें ये पता लगाना है, तो कितना पैसा, 9,000 टोटल। ठीक है, उसके बाद 4 3 7 2 9। ठीक है, तो 9 आएगा, 9x इधर 9,000, 9 को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो कितना आएगा, x = 1,000। ठीक है,
तो 6% पर कितना जो ब्याज कितना पैसा निवेश किया था 2, ठीक है 2, ये 3% का है, ये 4% का है, ये 6% का। तो 6% पर ना 2x जो है पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है 2x की वैल्यू कितनी आई है 1000। तो 2 को 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2000। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही उत्तर है 2000। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक 67.6 था। यदि वह गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक, इतिहास में 18 और अंक प्राप्त करता और अन्य विषयों में समान अंक रखता तो उसका औसत अंक 72.6 होता। परीक्षा में कितने पेपर थे हमें ये पता लगाना है, ठीक है। पहले औसत ये दे रखा है इनका, फिर ये अगर गणित में इतने या फिर विज्ञान में इतने लाता या फिर इतिहास में इतने नंबर लाता तो इनका औसत जो है वो इतना होता। तो हमें पता लगाना है कि टोटल कितने पेपर थे कुल, ठीक है। तो अतिरिक्त संख्या कितने कितने अंक दे रखे हैं, अतिरिक्त कितने कितने दे रखे हैं। गणित में 27 बोला है, कंप्यूटर विज्ञान में 10 और इतिहास में 18। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 55 आएगा। तो अतिरिक्त अंक कितने हैं इसके 55, ठीक है। और माना विषय की कुल संख्या है, अभी हमें नहीं पता है तो हम उसे x मान रहे हैं, ठीक है। विषय जो है अभी हम उन्हें x मान रहे हैं, ठीक है। तो औसत में अंतर कितना है, पहले 67.6 था अब 72.6 है। तो औसत में कितना डिफरेंस है 72.6 माइनस 67.6 कितना आएगा घटाने पर 5, ठीक है घटाने पर 5 आएगा। अब हमें विषयों की संख्या ज्ञात करनी है। अतिरिक्त अंक कितने हैं 55, कितने विषयों में x विषयों में, हमें पता नहीं है कि कितने हैं तो हमने x माना है। इनका औसत कितना आया है 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 5 जो है इधर चला जाएगा और x इधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये 5x हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 55, तो x इधर ही रहेगा, 55 जो है कि डिवाइड में 5 चला जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो टोटल कितने विषय थे 11 विषय, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न है 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 जमा 14 जमा 40 का योग ज्ञात करें, ठीक है। हमें इनका योग पता लगाना है कितना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पदों की संख्या कितने पद दे रखे हैं, यहाँ पर टोटल हम गिनेंगे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ठीक है। तो टोटल कितने पद हैं 18, ठीक है। इनका योग निकालना है, हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, पद कितने दे रखे हैं टोटल 18, इनको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहला पद आएगा कितना है 6 और आखिरी पद कितना है 40, अंतिम पद 40, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 निम 18, 9, 40 और 6 कितना होता है 46। तो 9 को गुणा कर देंगे किससे 46 से। तो अब इनकी गुणा कर देंगे, 9 6 54 का 4 का हाथ से लगे 5, 9 चौक 36, 36 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 41। तो 414 जो है इनका कुल योग निकल कर आया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है 414।